डियर स्टूडेंट्स, आज अपने इस लेक्चर में हम लोग वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन इन दोनों टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन पर हम डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं। ये फोटोग्राफ्स मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया। आप अच्छी तरीके से पहचान रहे हो ये क्या है। इस समय कोरोना के महामारी में बहुत यूज हो रहा है। जब आप ये सैनिटाइजर होता है या एसीटोन होता है, पेट्रोल है, उसे आप हाथ पे गिराते हो तो क्या होता है, हाथ एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ये मैं वो क्वेश्चंस पुट कर रहा हूं जिन क्वेश्चंस के आंसर हमको इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद क्लियर होंगे। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने बड़ी कॉमन सी चीज है, आपने देखा होगा कि कोई बॉटल अगर रखा रहता है तो उसमें जो लिक्विड है उस लिक्विड के ऊपर इस तरह से ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। सभी ने देखा होगा। एक कप में चाय रखी हुई है। जब कप में चाय बहुत गर्म होना और हमें जल्दी में कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, चाय को फट से प्याले में निकाल लेते हैं और वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन को भी हमें देखना है। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पर डे आप देखते होंगे कि जब कोई घरों में कपड़े धुले जाते हैं और उनको हम छत पे ले जाके फैला देते हैं। कपड़ों को फैलाते क्यों हैं? अगर हम कपड़ों को वैसे ही रख दें तो क्या वो नहीं सूखेंगे या सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा? तो फैलाने पर क्या होता है, क्यों उनको फैला के हम रखते हैं? दूसरी चीज, अभी काफी गर्मी पड़ रही है तो इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम घरों के ऊपर जो है पानी का छिड़काव करते हैं। तो छत के फ्लोर पर वाटर क्यों स्प्रेड करते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे जब हम अगर गर्मी के समय में भी अगर हम कहीं से आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा पसीना हुआ होता है और हम फैन के नीचे अगर आके बैठे तो हमको बहुत ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? गर्मी के समय में हम कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो हम इस पार्ट में देखेंगे वो हम देखते हैं इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। अब आप देखो, ये मैंने यहां पर 3 डायग्राम बना रखे हैं और इन तीनों डायग्राम में एक कंटेनर है जिसमें वाटर है और पहले केस में उसको हीट किया जा रहा है, आउटसाइड से एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सोचो, जैसे घर में हमने कोई कंटेनर लिया, उस कंटेनर को गैस पर रखा और गैस ऑन कर दिया। क्या होगा? गैस जब जलना शुरू करेगी
तो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके अंदर रखे गए लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन यहां रखी गई है, एनी टेम्परेचर बिलो द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़े ठीक है, लेकिन वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अप्रोच नहीं करना चाहिए। मींस वाटर को हमने कंटेनर में रखा, मैं वाटर एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई भी लिक्विड एग्जांपल में ले सकते हो। वाटर को हमने कंटेनर में रखा और उसे आउटसोर्स से हीट प्रोवाइड किया, तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके एक दूसरे से दूर चले जाएं, तो वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। अब क्या होगा कि जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके कंटेनर में से जो है वेपर निकलती है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस के समय लिक्विड का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वो एक वेपोराइजेशन का प्रोसेस है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब लिक्विड का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है। और वही टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पर हो जाएगी उस लिक्विड स्टेट में, और वो बहुत तेजी से लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़कर एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, और जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो सारी एनर्जी फेज ट्रांसफर में लगेगी। अब ये एक नया टर्म यहां आया है, फेज ट्रांसफर, मींस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। तो उस समय जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी की पूरी एनर्जी फेज ट्रांसफर में यूटिलाइज हो जा रही है। That's why at boiling, after the boiling of the liquid, when liquid starts boiling, after that there is no increase in the temperature. उसके बाद टेम्परेचर में कोई इंक्रीज ऑब्जर्व नहीं होगा। अब अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, तो देखो वेपोराइजेशन means at any temperature conversion of the liquid into the vapor when heat is supplied to the liquid from the external source. But what is evaporation? Evaporation क्या है? जैसे हमने एक मटके में पानी रख दिया, मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी आप रखते हो, तो मिट्टी के घड़े में पानी को रखने के बाद अगर कुछ देर बाद हम उस पानी को पीते हैं तो वो हमें ठंडा लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है? दूसरी चीज, एक और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताता हूं, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। जैसे एक हैंकी या रुमाल आप ले लो, उसको हल्के गर्म पानी में डुबा दो, उसके बाद आप उसे निकालो, अच्छे से उसे निचोड़ लीजिए, उसके बाद उसको फैला दीजिए। थोड़ी सी अगर एयर फ्लो कर रही हो या फैन के सामने आप उसे रखो, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसी हैंकी से जब आप अपने मुंह पर हैंकी से उसको रब करोगे तो आप देखोगे कि उसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो आपको ठंडा लगेगा। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? इसका रीजन होता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है? किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में सभी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती है, और अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है
वो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस से लिक्विड को छोड़ के वेपर में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। और जब धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़कर वेपर में चले जाते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा लिक्विड है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप करने लगता है। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल, हाई काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स का है वो लिक्विड को छोड़ के वेपर के फॉर्म में जा रहे हैं, तो लिक्विड का एनर्जी जो होता है वो क्या होगा, डाउन होगा। और जब एनर्जी डाउन होगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है, कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर in the absence of any external source of heat supply, is called the evaporation. In the process of evaporation, the molecules of the liquid which have high kinetic energy get converted into the vapor, and due to which the temperature of the liquid decreases. दैट्स वाई एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग क्यों क्रिएट करता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो। इवेपोरेशन का प्रोसेस, हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ के वेपर में जा रहे हैं, तो लिक्विड की टोटल जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दैट्स वाई टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अब इसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे? जैसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, इवेपोरेशन में आप अपने क्लास नोट से भी देख सकते हो, ये वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन की डेफिनेशंस हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, इसमें सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाऊं। जैसे सपोज करो आप इसी को देखो, जब वाटर को हम पूरे रूफ के फ्लोर पर स्प्रेड कर देते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन, तो हम देखते हैं थोड़ी देर में पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, वहां पर वाटर नहीं बचता। लेकिन क्या अगर उतना पूरा का पूरा वाटर हम किसी छोटे कंटेनर में उसी छत पर ले जाके रखते हैं, तो क्या पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट होता उतने टाइम में? नहीं होता। मतलब क्या है? पहला पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान से समझना है वो ये, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। मतलब समझिए आप इसमें, जैसे अगर सपोज करिए कि हमने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया, हमने कोई छोटा सा कंटेनर ले लिया और इसमें कोई लिक्विड हमने रख दिया, ये ठीक है। अब इसके बाद एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर नहीं लेते हैं हम, कोई प्लेट ले लेते हैं, बड़ी सी हमने कोई प्लेट ले ली, और उस प्लेट में इतने ही अमाउंट लिक्विड को हमने क्या किया, रख दिया, तो वो लिक्विड पूरे प्लेट में फैल जाएगा। और इन दोनों को एक साथ हम रख दें तो आप देखोगे जैसे कोई ऐसा लिक्विड जो बहुत तेजी से इवेपोरेट होता हो, आपको अगर याद हो तो, जैसे पेट्रोल है, आप सैनिटाइजर जो इस समय यूज कर रहे हैं वो भी तेजी से इवेपोरेट होता है। तो अगर पेट्रोल को या सैनिटाइजर को हम किसी प्लेट में रख दें, वो बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन उतना ही पेट्रोल या सैनिटाइजर अगर हम किसी बॉटल में रख दें और उसका ढक्कन ओपन कर दें,
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो हमारा लिक्विड है वो उतनी तेजी से इवेपोरेट नहीं करेगा जितनी तेजी से ये प्लेट में इवेपोरेट करेगा। क्यों? बिकॉज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमिना होता है। तो सरफेस जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा प्लेस से मॉलिक्यूल तेजी से वेपर में जाएंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा और पूरा का पूरा लिक्विड हमारा बहुत ही जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। तो पहला फैक्टर तो ये है surface area, which increase in the surface area rate of evaporation increases। surface area जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे rate of evaporation क्या होगा? increase करता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप इनको पढ़ोगे, आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को समझने की कोशिश करो और ये आपको भूले नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी यहां। अब आप देखो, डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी का एक अच्छा सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, आपने कभी फील किया होगा कि गर्मी के समय में अगर काफी तेज गर्मी पड़ रही हो और बारिश हो, तो बारिश होने के तुरंत बाद, अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर बारिश हुई तो टेम्परेचर अपने आप क्या हो जाएगा? डाउन। लेकिन टेम्परेचर डाउन होने के बाद भी बारिश होने के थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है। तो क्या बारिश होने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया? नहीं। जब बारिश उस समय होगी तो जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, वो सरफेस काफी गर्म होती है और उस गर्म सरफेस पे जब वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं तो वो तेजी से इवेपोरेट होते हैं और इवेपोरेट होके वो जाते कहां हैं? एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा एयर है, एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में वो वाटर वेपर चला जाता है और एयर में प्रेजेंट उस वाटर वेपर का अमाउंट ही ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और एयर। जितना ज्यादा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब आप अगर ध्यान से समझो तो बरसात के समय में टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना ही हो जितना गर्मी के समय में हो, तो भी बरसात के समय में बाहर भी अगर हम कपड़े को फैलाते हैं तो कपड़ा उतना जल्दी सूखता नहीं है। उसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और जब एटमॉस्फेयर हमारा है उसमें ऑलरेडी वेपर बहुत ज्यादा है, तो उस लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने का रेट क्या हो जाएगा? कम। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो कपड़े अच्छे से तेजी से नहीं सूखेंगे। दूसरी चीज, जैसे अगर हम, ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा कि अभी मैं बात कर रहा था कि गर्मी के समय में जब बारिश होती है या बरसात का जो सीजन स्टार्ट होता है उस समय मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ता है और पसीना हमें बहुत ज्यादा होता है। तो अपनी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि उमस हो रही है। उसका मतलब क्या है? वो क्यों होता है? देखो, नॉर्मल जब गर्मी का समय होता है तो भी हमें उतना ही पसीना होता है जितना कि बरसात होने के बाद हो रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है? नॉर्मल समय में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम है और ह्यूमिडिटी कम होने के कारण जो भी पसीना हमारी बॉडी से निकलता है वो तेजी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है
और जब तेजी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है मतलब वो इवेपोरेट हो रहा है, तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो तेजी से वो वेपर में कन्वर्ट होता है, हमको थोड़ा ठंडा भी लगता है, उतनी गर्मी हमें महसूस नहीं होती है। उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप समझो। बहुत ढेर सारा पसीना हुआ है और फैन के नीचे आके हम जब बैठ जाते हैं तो फैन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस एयर की स्पीड को उसे स्प्रेड करता है, एयर विंड की स्पीड को बढ़ाता है। और जब विंड की स्पीड को बढ़ाता है तो हमारे बॉडी से जो वेपर निकल रही होती है वो एटमॉस्फेयर में तेजी से फैलती है, हमसे दूर हटती है। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो काफी तेजी से होता है। तो विंड की स्पीड बढ़ने से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन काफी तेजी से होता है। जैसे अगर हम किसी कपड़े को फैला दें और एक को नॉर्मल फैला दें और दूसरे को ऐसी जगह फैलाएं जहां पे हवा चल रही है, तो हम देखेंगे कि जहां हवा चल रही है वो वाला कपड़ा जो है तेजी से सूख जाता है। क्यों? विंड की स्पीड के साथ जो वेपर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो वहां से हट जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको वो हमेशा क्या करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है, ह्यूमिडिटी कम होती रहती है और लिक्विड तेजी से वेपर में कन्वर्ट होता है। जबकि अगर एयर फ्लो न कर रही हो तो उस सिचुएशन में निकलने वाला वेपर उस सराउंडिंग में जो है रह जाता है और वहां ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण लिक्विड के वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप देखो यहां पर जो पहला पार्ट था हमारा सरफेस एरिया, दूसरा था इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तीसरा पार्ट डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, चौथा इंक्रीज इन द विंड स्पीड। ये सारे पार्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर। आप देखो लिक्विड के नेचर का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि कोई ऐसा लिक्विड सोचो जो तेजी से इवेपोरेट हो रहा हो, तो हमने उसका एग्जांपल लिया था पेट्रोल। अब आप समझो कि वो क्या है। जैसे पेट्रोल हमने लिया तो पेट्रोल तेजी से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर उतनी तेजी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, वो तेजी से वेपर में जा रहे हैं। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, उसके वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, ऐसा लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कम हो, उनके वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। वो तेजी से इवेपोरेट होंगे और तेजी से इवेपोरेट होंगे। उसी का रीजन होता है कि जब हाथ पर हम सैनिटाइजर लगाते हैं या पेट्रोल लगाते हैं या एसीटोन लगाते हैं तो हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सैनिटाइजर हाथ में लेते हैं और उसको पूरे हाथ में ऐसे लगा लिया हमने, ठीक, पेट्रोल हाथ पर गिर गया तो वो क्या करता है, पूरा स्प्रेड कर जाता है और उस लार्ज सरफेस एरिया से वो तेजी से इवेपोरेट करता है। और आपको मालूम है क्या, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो उसी के कारण वो चीज हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, जैसे पोरिंग ऑफ ए स्टोन इन द ऑन द पॉम, बात वही है, अभी मैंने इसको डिस्कस किया कि वी फील कूल व्हेन वी पोर सम एसीटोन ऑन आवर palm. This is because the energy needed for the evaporation is taken from the palm, which in turn feels cool. उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है वो हमारे हाथ से ऑब्टेन्ड होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, उसके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। सिर्फ एक पॉइंट से इसको आप एक्सप्लेन नहीं करोगे कि सिर्फ उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो हमारे हाथ से मिलती है इसलिए हमें वो ठंडा लगता है, नहीं, ऐसा नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वाटर को भी हाथ में लें तो बहुत ठंडा लगना चाहिए, लेकिन वाटर उतना ठंडा नहीं लगता है।
जितना ठंडा कि पेट्रोल या एसीटोन लगता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और एसीटोन का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो वो जितनी तेजी से इवेपोरेट होगा उतनी तेजी से उसका टेम्परेचर डाउन होगा और वो हमारे हाथ से हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, इसलिए हमें वो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। दूसरा, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन द समर, तो ये सेम उसका रीजन है कि जब हम वाटर को स्प्रेड करते हैं तो वाटर स्प्रेड होने पर सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण जो है वाटर उन पूरे सरफेस से हीट एनर्जी को तेजी से अब्सॉर्ब करता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर तो फिर वाटर ही क्यों स्प्रेड करते हैं? देखो, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास वाटर है इसलिए हम वाटर स्प्रेड कर रहे हैं, एक तो रीजन ये है। दूसरा, अगर साइंटिफिक वे में हम सोचें तो उसको हम वाटर के लेटेंट हीट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट चूंकि टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप कह लो कि वो लेटेंट हीट है। उसका डेफिनेशन हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर का, ये काफी ज्यादा होता है, इसलिए वाटर क्या करता है, जो हमारा सरफेस है उस सरफेस में जो हीट ऑलरेडी स्टोर्ड है, जो धूप लगने से वो काफी गर्म हो गया, तो इसका लेटेंट हीट ज्यादा है, ये ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और जो फ्लोर है हमारा वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वियरिंग कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स हम गर्मी के समय में जो है पहनते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो आप देखोगे कि जो कॉटन क्लॉथ्स होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी से मॉइस्चर या जो पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो सरफेस पे आ जाता है और सरफेस से उसका इवेपोरेशन तेजी से होता है और इवेपोरेशन के कारण जो होता है वो हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो हम कॉटन क्लॉथ्स में गर्मी के समय में कंफर्टेबल फील करते हैं। Water droplets are seen on the outer surface of glass containing the ice cooled water. अगर किसी बॉटल में आइस कोल्ड वाटर रखा गया है तो हम देखते हैं कि उसके ग्लास के आउटर सरफेस पे थोड़ी देर बाद वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है उसमें मॉइस्चर होता है जिसे हम ह्यूमिडिटी के टर्म दे रहे थे। तो जब आइस कोल्ड वाटर उस ग्लास में रखते हैं तो ग्लास की जो वॉल है उसका टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है और जब उस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर आता है तो वो कंडेंस हो जाता है और वहां हमें ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसे अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे दिस इज ड्यू टू द रीजन that water vapor present in the air on coming in contact to the cold surface of glass lose the energy and get condensed or get converted into the liquid state which are seen as the water droplet. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? तो इस पार्ट को समझने के लिए हमने जितने पॉइंट्स अभी देखे, अगर उन पॉइंट्स को हम कंसीडर कर लें, जिन जिन पॉइंट्स को हमने अभी देखा था, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या है? इट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। अगर लिक्विड को हम आउटर सोर्स से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके बॉयल करना शुरू करेगा और जब वो बॉयल करना शुरू करेगा उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब लिक्विड अगर बॉयल कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा अगर वो प्योर लिक्विड है तो। पर पॉइंट इवेपोरेशन में अब आ जाए तो हमें सीधा सीधा पता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड के टेम्परेचर को डिक्रीज करता है
दूसरा पॉइंट, इवेपोरेशन के लिए हमें आउटर सोर्स से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी होती है। इवेपोरेशन के लिए हमें आउटर सोर्स से कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, जबकि इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, तो हम इन पॉइंट्स को वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहां पर कंडेंसेशन है। द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच द गैस चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट द हीट एनर्जी इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन क्या है? रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो हमने स्टार्टिंग में एक फिगर देखा था जिसमें एक बॉटल में वाटर ड्रॉपलेट्स बने थे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स का ये जो फिगर है, ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों को इंडिकेट कर रहा है। जो इसमें लिक्विड रखा है वो लिक्विड पहले वेपोराइज होता है। अगर वो वेपोराइज हो रहा है तो उसके वेपोराइज होने से वेपर बनेंगे, और वो वेपर जो है इस कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। और जब वहां प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो वेपर धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर लिक्विड वेपर में और वेपर लिक्विड में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते रहेंगे। तो यहां पर दोनों प्रोसेस हो रहा है, वेपोराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। वेपोराइजेशन से जो लिक्विड है हमारा, वो लिक्विड वेपर के फेज में जा रहा है, और वेपर जो है वो कंडेंस होके हमारा लिक्विड के स्टेट में आ जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर को आपस में कैसे कन्वर्ट करना है डिफरेंट यूनिट्स में, इनसे रिलेटेड बातें देखेंगे।